स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं NCERT हिंदी कक्षा 7 दूरवा। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ना। पाठ 6 गारो। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को, क्या बताया गया है इस पाठ के माध्यम से जानते हैं जरा। मेघालय राज्य को एक प्रमुख जनजाति है। मेघालय राज्य की एक प्रमुख जनजाति है गारो। गारो लोग स्वभाव से शांतिप्रिय, परिश्रमी और प्रकृति को प्यार करने वाले होते हैं। इसी गारो समाज के दो महापुरुष का नाम जापा जलिनपा और सुखपा बुंगीपा। गारो समाज इन दो महापुरुषों को बड़ी श्रद्धा से याद करता है। गारो लोग मेघालय में ऐसे बस गए, इसके बारे में एक कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि हजारों साल पहले गारो लोगों के पूर्वज चीन और तिब्बत की ओर सुदूर घाटियों में इधर उधर भटकते रहते थे। जहाँ खाने पीने का साधन मिल जाता वहाँ रुक जाते। जब भोजन की कठिनाई होती तो नए स्थानों की खोज में निकल पड़ते। यह खाना बदोश जीवन कब तक चलता रहा होगा, कुछ सही नहीं कहा जा सकता। भोजन की तलाश में भटकने के अतिरिक्त गारो लोग को विषम मौसम और जंगली जानवरों का भी सामना करना पड़ता था। इस कारण गारो लोग बहुत परेशान होते। देखिए आप इस पिक्चर में कैसे सभी लोग जंगल में घूम कर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। उन्हीं दिनों गारो समाज में जापा जलिनपा और सुखपा बुंगपा का जन्म हुआ। इन दो महापुरुषों ने अपने लोगों की परेशानियों को देखा समझा। दोनों ने गारो लोगों को उस विषम परिस्थिति से निकलकर कहीं अच्छे स्थान पर ले जाने का फैसला किया। दोनों महापुरुषों ने गारो लोगों को एकत्रित किया। उन्होंने बताया कि वे एक सुंदर स्थान पर ले जाएंगे। गारो लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। सभी लोगों ने उनकी बात मान ली। कहा जाता है कि जलिनपा और बुंगीपा इतने निडर और प्रभावशाली व्यक्तित्व थे कि जंगल के खूंखार जानवर भी उनकी आहट या आवाज़ सुनकर भागने लगते थे। वे भयंकर तूफानों में भी सही मार्ग और दिशा का पता लगा लेते थे। रात में भी उन्हें अपने साथियों का मार्गदर्शन करने में कभी परेशानी नहीं होती थी। अपने सहज बोध और विवेक द्वारा वे आने वाले संकट का पूर्वानुमान कर लेते थे और अपने साथियों को मुसीबत से बचा लेते थे। इस तरह सारे गारो एक साथ हिमालय की तराई पार करते हुए ब्रह्मपुत्र नदी घाटी की ओर बढ़े। वे अपनी संपत्ति, घोड़े, जानवर आदि अपने साथ लेकर चल रहे थे। कभी कभी महीनों तक चलते रहते और कहीं कहीं ये देखिए सारे कैसे इकट्ठे होकर जा रहे हैं। बरसों ठहर जाते। बरसों तक इस प्रकार यात्रा होती रही। वे हिमालय की घाटियों के बीच रास्ता नापते रहे। जलिनपा और बुंगीपा ने अपने साथियों को सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। कई वर्षों की कठिन यात्रा के बाद गारो लोग असम के मैदानी जंगलों में आ पहुँचे। कहा जाता है कि उनका पहला पड़ाव कूच बिहार के वनों में हुआ। कूच बिहार पर उन दिनों असम के राजा का अधिकार था। उसने गारो लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया। गारो लोग प्रारंभ से ही शांतिप्रिय रहे। उन्होंने लड़ाई का रास्ता नहीं अपनाया। जलिनपा और बुंगीपा ने असम के राजा से बातचीत करके उन्हें समझाया। असम का राजा उन्हें मार्ग देने के लिए सहमत हो गया। उसका विवाह एक गारो सुंदरी से करा दिया गया। इस तरह वातावरण मित्रतापूर्ण हो गया। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि यह घटना लगभग प्रथम सदी ईसा पूर्व की है। आज कूच बिहार इलाका पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। कहा जाता है कि गारो समाज के
कुछ लोग कुछ बिहार क्षेत्र में बस गए थे। आज भी कुछ बिहार क्षेत्र में तथा आसपास के कई स्थानों में गारो समाज के लोग रहते हैं। अब जलिनपा और बुंगीपा ने अपने लोगों को गारो पहाड़ी की घाटियों की ओर चलने की सलाह दी। यह घाटी बहुत ही सुंदर थी। यहाँ पहाड़ी झरने, जंगली फूल, फल, जड़ी बूटियाँ और पशु पक्षी वातावरण को और अधिक आकर्षक बना रहे थे। जमीन भी बहुत उपजाऊ थी, इस कारण उन्होंने वहीं बसने का फैसला किया। आज यह क्षेत्र गारो समाज का मूल निवास स्थान बन गया है। गारो लोग इस क्षेत्र को अपनी पवित्र भूमि मानते हैं। गारो लोग प्रारंभ से ही प्रकृति के विभिन्न प्रकार के संसाधनों की तलाश करना ही अपना मनोरंजन मानते हैं। जंगलों में घूमना, फल फूलों, अन्न, कंदमूल फल आदि की खोज करना, खेती के लिए उपजाऊ भूमि की पहचान करना आदि उनको शुरू से ही पसंद रहे हैं। आज भी गारो लोग अपने पारंपरिक हुनर को कायम रखा हुआ है। गारो समाज और गारो संस्कृति भारत का गौरव है। गारो समाज आज भी जलिनपा और बुंगीपा को बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ याद करता है। तो ये था हमारा पाठ गारो, जो गारो जनजाति के लिए था। जनजाति के बारे में बताया गया है कि कैसे गारो जनजाति एक स्थान पर रहने लगी। आइए अब हम इस पाठ के शब्दार्थ को पढ़ते हैं। स्वभाव मतलब व्यवहार, सुदूर मतलब बहुत दूर, विषम मतलब कठिन, प्रोत्साहित करना मतलब बढ़ावा देना, सहमत होना मतलब राजी होना, अनुमान मतलब अंदाजा और पारंपरिक मतलब बहुत समय से चला आ रहा, प्रचलित मतलब चलन में जो व्यवहार में आ रहा हो, कायम मतलब स्थायी, पड़ाव मतलब मुकाम, यात्रियों के रात भर या कुछ समय के लिए ठहरने का स्थान, हुनर मतलब कारीगरी, कौशल। तो ये थे हमारे शब्दार्थ। आइए अब हम इसके कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पढ़ो और समझो। जन और धन जाति से मिलकर बना है जनजाति। ऐसे शांति और प्रिय से मिलकर बना है शांति प्रिय। महा और पुरुष से मिलकर बना महापुरुष। मित्रता और पूर्ण से मिलकर शब्द बना मित्रता पूर्ण। आइए अब हम इसके प्रश्नों को देखते हैं। पाठ के आधार पर गारो जनजाति के बारे में कुछ पंक्तियां लिखो। तो इसको हम करते हैं अभ्यासकार के माध्यम से। पहला प्रश्न है, पाठ के आधार पर गारो जनजाति के बारे में कुछ पंक्तियां लिखो। उत्तर है, मेघालय राज्य की एक प्रमुख जनजाति गारो। ये लोग स्वभाव से ही शांतिप्रिय और परिश्रमी हैं। इन्हें प्रकृति से बहुत प्रेम है। कहा जाता है कि हजारों साल पहले गारो लोगों के पूर्वज चीन और तिब्बत की ओर घाटियों में इधर उधर भटकते रहते थे। जहाँ खाने पीने के साधन मिलता वहीं रुक जाते। अगला प्रश्न है, गारो लोग एक स्थान पर क्यों बस जाना चाहते थे? उत्तर है, उनके इस तरह इधर उधर भटकने के जीवन को खानाबदोश जीवन कहा जाता था। वे खुद इस जीवन से तंग आ चुके थे, क्योंकि जब भी उन्हें भोजन की कठिनाई होती, इन्हें फिर से एक नए स्थान पर जाना पड़ता। भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने के अतिरिक्त इन्हें मौसम और जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता था। इसलिए वे एक स्थान पर बसना चाहते थे। वे भी अपने लिए एक खुशहाल जीवन चाहते थे। तो देखा गारो लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उनके रहने का कोई एक स्थान न होने के कारण उन्हें खाने पीने, जानवरों आदि सभी से डर लगा रहता था कि कहाँ से हमको ये सब सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अगला प्रश्न है, जा पा जलिनपा और सुकपा बुंगीपा का नाम आदर से क्यों लिया जाता है? उत्तर है, समाज में जापा जलिनपा और सुकपा बुंगीपा का जन्म हुआ था। इन दो महापुरुषों ने अपने लोगों की परेशानियों को देखा और समझा। दोनों ने गारो लोगों को उस विषम परिस्थिति से निकालकर उन्हें कहीं अच्छे स्थान पर ले जाने का फैसला किया। दोनों महापुरुषों ने गारो लोगों को एकत्रित किया। उन्होंने बताया कि वे उन्हें एक सुंदर स्थान पर ले जाएंगे। गारो लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। सभी लोगों ने
उनकी बात मान ली। कहा जाता है कि जलिनपा और बुंगीपा इतने निडर और प्रभावशाली व्यक्ति थे कि वे जंगल के जानवर भी उनकी आहट या आवाज़ सुनकर भागने लगते थे। वे भयंकर तूफानों में भी सही मार्ग और दिशा पता लगा लेते थे। रात में भी उन्हें अपने साथियों का मार्गदर्शन करने में कभी कोई परेशानी नहीं होती थी। अपने सहज बोध और विवेक द्वारा वे आने वाले संकट का पूर्वानुमान कर लेते और अपने साथियों को मुसीबतों से बचा लेते। इसलिए वे सब उनको मानते और उनका आदर भी करते थे। तो पता है ना कि गारो समाज के लोग जो हैं वो दोनों का क्यों सम्मान करते थे, जलिनपा और बुंगीपा का क्यों सम्मान करते थे? क्योंकि वो सबका सम्मान करते थे, इसलिए उनका सम्मान सारे समाज के लोग करते थे। वहाँ जो रहने वाले गारो जनजाति है वो सारी गारो जनजाति उनको सम्मान देती थी, क्योंकि उनके सारे दुख दर्द वो बांट लेते थे। अगला प्रश्न है, जंगलों से हमें कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती हैं? उत्तर, जंगलों से हमें पौधे, लकड़ी, फल फूल आदि प्राप्त होते हैं। प्रश्न है, गारो पहाड़ किस प्रदेश में है? मानचित्र पर उस प्रदेश का नाम लिखो। तो देखिए आप, ये हमारे भारत का नक्शा है। गारो पहाड़ कहाँ पर है ये दिखाया गया है इस नक्शे में। आप देख सकते हैं कि सबसे पूर्व में जाके असम के पास ये हमारा गारो पहाड़ है, जो मेघालय में है। मेघालय को मेघों का आलय कहते हैं, इसलिए उसको हम मेघालय कहते हैं। ये रहा हमारा मेघालय, और यहाँ पर बहुत सारी जनजातियाँ ही निवास करती हैं। समय समय पर इनकी रक्षा के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए, इनकी सुख सुविधाओं के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती रहती है। आइए करते हैं अगले प्रश्न को। कुछ यह भी करो, अपने प्रदेश या किसी अन्य राज्य की किसी जनजाति के बारे में पता करो, उसके बारे में अपनी कक्षा में बताओ। उत्तर है, भील मध्य भारत की एक जनजाति का नाम है। भील जनजाति भारत की सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई जनजाति है। प्राचीन समय में यह लोग मिस्र से लेकर लंका तक फैले हुए हैं। भील जनजाति के लोग भील भाषा बोलते हैं। भीलों का अपना एक लंबा इतिहास रहा है। कुछ इतिहासकारों ने भीलों को द्रविड़ों से पहले का भारतीय निवासी माना है, तो कुछ ने भीलों को द्रविड़ ही माना है। भील लोग आम जनता की सुरक्षा करते और यह भोलाई नामक कर वसूलते थे, इसलिए इनको भील कहा गया। प्रश्न है, यह पाठ एक लोक कथा पर आधारित है। अगर तुमने भी कभी कोई लोक कथा सुनी है तो लोक कथा और सामान्य कहानी के बारे में अपनी कक्षा में चर्चा करो। उत्तर है, एक समय की बात है कि राजा भोज और माघ पंडित सैर करने गए। लौटते समय वे रास्ता भूल गए। तब दोनों विचार करने लगे, रास्ता भूल गए, अब किससे पूछें। तब माघ पंडित ने निवेदन किया। पास ही एक बुढ़िया गेहूं के खेत में रखवाली कर रही थी। उससे पूछा। राजा भोज ने कहा, हाँ ठीक है चलो। दोनों बुढ़िया के पास गए और कहा, राम राम। बुढ़िया ने बोली, भाई आओ राम राम। तब वे बोले, यह रास्ता कहाँ जाएगा? बुढ़िया ने उत्तर दिया, यह रास्ता तो यहीं रहेगा, इसके ऊपर चलने वाले ही जाएंगे। भाई तुम कौन हो बहन? दोनों ने कहा, हम पथिक हैं। राजा भोज बोला। बुढ़िया बोली, पथिक तो दो हैं, एक तो सूरज, एक चंद्रमा। तुम कौन से पथिक हो भाई? सच बताओ तुम कौन हो? बहन हम तो पाहुने हैं। माघ पंडित बोला। पाहुने दो हैं, एक धन दूसरा यौवन। भाई सच बताओ तुम कौन हो? भोज बोला, हम तो राजा हैं। अब बुढ़िया बोली, राजा भी दो हैं। बोले कौन? एक इंद्र दूसरा यमराज। तुम कौन से राजा हो? बुढ़िया बोली। दोनों बोले, बहन हम तो क्षमतावान हैं। माघ बोला, क्षमतावान भी दो हैं, पृथ्वी और दूसरी स्त्री।
भाई तुम कौन हो? बुढ़िया बोली। हम तो साधु हैं, राजा कहने लगा। साधु तो दो हैं, एक सनी और दूसरा संतोष। भाई तुम कौन हो? बुढ़िया बोली। बहन हम तो परदेसी हैं, दोनों बोले। परदेसी तो दो हैं, एक जीव दूसरा पेड़, पेड़ का पात। भाई तुम कौन हो? बुढ़िया बोली। हम तो गरीब हैं, माघ पंडित बोला। गरीब तो दो हैं, एक तो बकरी का जाया हुआ बकरा और दूसरी लड़की, बुढ़िया बोली। बहन हम तो चतुर हैं, माघ पंडित बोला। चतुर तो दो हैं, एक अन्न दूसरा पानी। तुम कौन हो? सच बताओ। इस पर दोनों बोले, हम कुछ भी नहीं जानते, जानकर तो तुम हो। बुढ़िया बोली, तुम राजा भोज हो और ये पंडित माघ हैं। जाओ, यही रास्ता उज्जैन का रास्ता है। अच्छी लगी कहानी? अगला प्रश्न है, गारो लोगों ने बहुत लंबी यात्रा की थी। यदि तुमने कोई लंबी यात्रा की हो तो अपनी यात्रा के बारे में लिखो। आप अपनी अपनी यात्रा के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ हमने जो दिया गया है इसको हम पढ़ते हैं, इसी यात्रा के बारे में पढ़ते हैं। उत्तर है, मैं एक बार अपनी दीदी के साथ गांव में गया था। जैसे ही हमने गांव में प्रवेश किया तो हमने एक वृद्ध व्यक्ति को से पूछा कि इस गांव में लोग कैसे रहते हैं। इस गांव के लोग कैसे हैं? क्या यहाँ लोग किसी की मदद करते हैं? वृद्धा ने यह सवाल सुनते ही हमसे पूछा कि पहले यह बताओ कि तुम जिस गांव में रहते थे वहाँ लोग कैसे हैं? हमने दुखी होते हुए कहा, हम जिस गांव में रहते हैं आ रहे हैं वहाँ के लोग बहुत बुरे हैं। उन लोगों ने कभी हमारी मदद नहीं की, हमें हमेशा भला बुरा कहा, इसलिए हमने यह गांव छोड़ा। वृद्ध व्यक्ति ने यात्री से कहा कि इस गांव के लोग बहुत बुरे हैं, यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। यह सुनकर हम दूसरे गांव की तरफ चले। कुछ देर बाद एक और यात्री उसी गांव में आया और उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि इस गांव के लोग कैसे हैं? क्या यहाँ रहने वाले लोग एक दूसरे की मदद करते हैं? वृद्ध ने उससे पूछा कि तुम जिस गांव से आए हो वहाँ के लोग कैसे थे? हमने खुश होकर कहा कि मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम काम की तलाश से इस गांव में आए हैं। वृद्ध ने यह सुनकर दूसरे यात्री से कहा कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, दूसरे की मदद करते हैं। यह सुनकर हम उसी गांव में बस गए। हमें इससे यह सीख मिली कि हर व्यक्ति में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों होती हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ बुराई देखेंगे तो हम कभी खुश नहीं रह सकते। इसलिए हमें बुराइयों के साथ अच्छाइयों पर गौर करना चाहिए और बुराइयों को छोड़ देना चाहिए। जब हम अपने नज़रिए को जैसा बनाएंगे वैसे ही सामने वाले का नज़रिया भी बनेगा। अगला प्रश्न करती हैं, बार बार बोलो। वर्षों तक इस प्रकार यात्रा होती रही। वर्षों तक इस प्रकार यात्रा होती ही रही। नीचे वाक्यों में सही जगह पर ही लगाकर बोलो। सुबह सुबह तक पढ़ती रही, तो सुबह सुबह तक पढ़ती ही रही। अगला वाक्य, यह पंखा हमेशा आवाज़ करता है। उत्तर है इसका, यह पंखा हमेशा आवाज़ करता ही रहता है। अगला वाक्य है, गारो लोगों का खानाबदोश जीवन कई सालों तक चलता रहा। उत्तर है इसका, गारो लोगों का खानाबदोश जीवन कई सालों तक चलता ही रहा। सुशील थककर सो गया। उत्तर है, सुशील थककर सो ही गया। 2 घंटे बाद बस चल पड़ी। उत्तर है, 2 घंटे बाद बस चल ही पड़ी। तो ये ही को समझिए आप व्याकरण के माध्यम से। ये ही निपात है। निपात का प्रयोग जहाँ होता है तो उस पर जोर दिया जाता है और वाक्य में उसका प्रभाव पड़ता है। सही सही। नीचे लिखे शब्दों को वाक्यों को भरो। शा शा शा। तो जहाँ जो शब्द आना है उसको भर के देखिए। जैसे विषय, साहस, आकर्षक, पुरुष, शेष, विषय, विषम, शत्रु, षटकोण,
वर्षा, वर्ष, समुद्र, सहज, ऐसे नीचे दिए हैं उसके उत्तर, इनको आप भर लीजिए। अगला प्रश्न है सामाजिक पारंपरिक, ये शब्द एक तद्धित प्रत्यय लगाकर बनाए गए हैं। इसी प्रकार एक प्रत्यय लगाकर 5 शब्द बनाइए। तो एक प्रत्यय लगाकर, जैसे सप्ताह का साप्ताहिक, धर्म का धार्मिक, वर्ष का वार्षिक और मास का मासिक और नासिक। तो ऐसे ये हमारे 5 शब्द दिए गए हैं। आशा करते हैं यहाँ यह पाठ पढ़कर आपको अच्छा लगा होगा और इस पाठ के माध्यम से हमने गारो जाति के बारे, जनजाति के बारे में जाना और भील जनजाति के बारे में भी जाना। आशा करते हैं आपको यहाँ यह पाठ अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही नए पाठ को शुरू करेंगे आगे की वीडियो में। यहाँ इसको हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।